So friends, now we'll be doing question number 15 of NCERT for the chapter Work and Energy. Work and Energy chapter में question number 15. I again suggest you to keep your books open while I am describing the question and I am solving it so that you can read out the whole question. बोला कि पेंडुलम होता है. पेंडुलम कैसा होता है आपने देखा है? पुरानी घड़ियां देखी होंगी आपने अपने घर में. अगर कोई एंटीक घड़ी लगी हुई है तो पहले क्या होता ना, पेंडुलम यूं लटकता था घड़ी पे. ये लटक से ऊपर से है, ऐसे ऐसे लटक रहा है पेंडुलम, और वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है. पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलता रहता है. अच्छा, मजे की बात है कि पेंडुलम जो है वो जो ये अगर आप साइंस में एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आप अपने स्कूल्स में जो आपकी लैब्स होती हैं, दो लैब्स आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू लॉकडाउन्स बिकॉज द स्कूल्स आर नॉट ओपन येट. आप देखेंगे कि आप पेंडुलम को ना, या एक ऐसा काम करें कि आप ऐसे लें, एक ऊपर चलती हुई एक पट्टी ले लें, उसमें एक धागा बांध लें और नीचे एक गोली बांध लें. ठीक, वो ये गोली बांध लीजिए और इसको ना आप यूं करके और ये यूं छोड़ दो, यूं करके और छोड़ दो, तो आप देखोगे क्या है, वो ना नीचे आएगा, कुछ ऊपर तक जाएगा, फिर कुछ ऊपर तक जाएगा, फिर ऐसे करते करते थोड़ी देर में जरा और कम ऊपर जाएगा, और कम ऊपर जाएगा, और अंत में आके रुक जाएगा. उसने क्या पूछा है आपसे कि एनर्जी चेंजेस बताइए. यू हैव टेकन अ पेंडुलम, यू हैव ड्रैग्ड इट टू वन लेवल एंड लेफ्ट इट फ्रॉम द रेस्ट. यहां से आपने छोड़ दिया. Then how the energy changes are happening, and then at last what happens, this pendulum becomes static, it doesn't move at all. फिर वो मूव नहीं करता, तो उसकी जो है एनर्जी कहाँ चली गई? आपने कुछ दी थी, उसके पास कुछ थी, वो कहाँ गई? तो ये जैसे ही क्वेश्चन आया, लोगों ने बोला यार ये तो एनर्जी कंजर्वेशन के खिलाफ बात हो गई. कहाँ गई? और ये रुक क्यों रहा है? इसे तो नहीं रुकना चाहिए, इसे तो नहीं रुकना चाहिए. चलिए आइए समझते हैं. तो मान लीजिए ये पेंडुलम का सेटअप है. ये एक मैंने बॉल लटका दी है, उससे उसका जो मीडियन पोजीशन है वो एम है. ठीक, मतलब जैसे केटी कैसे है ना, ये मैंने इस पे ये लटका दिया. ये पोजीशन जो है ना, ये जो नीचे की यहाँ पे पोजीशन है एम है, इधर जो है वो ए है, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है जहां से लाके मैं छोड़ूंगा, और ये इधर जो है ये बी है, जो एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, अब शुरू करते हैं. सबसे पहले जब ये ए पे है, जब ये ऐसे था, ठीक है, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया. अब ये पेन पे ऐसा हिंज्ड नहीं है, पेन पे लटक नहीं रहा है, तो आपको वो मजा नहीं आएगा. बट एक्चुअली यही होगा कि ये नीचे आएगा. अच्छा, यहां पे जो था ये पोजीशन एक्सट्रीम है, मतलब सबसे ज्यादा ऊपर यहीं पे था ये. तो यहां पे इसके पास क्या इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी क्या? ए पॉइंट पे डिड द बॉल हैव एनी इनिशियल वेलोसिटी? मैंने यहां से लाके छोड़ा है. यहां पे जब ये है तो कोई वेलोसिटी है इसके पास? कोई नहीं साहब, स्थिर है, एकदम स्टैटिक है. इनिशियल वेलोसिटी यहां पे जीरो होगी. क्या सरफेस से या जो भी आपने सरफेस, उससे कुछ ऊंचाई है क्या? हाँ जी है ना, है ना. देखो ना, ये मेरा मीन पोजीशन क्या है, ये है. और जब ये यहां आता है तो कुछ तो ये हाइट ऊपर आ गई ना इसकी. यस है. तो मैं शुरू में कहता हूं कि इसकी व्हाट इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. यही होता है ना भाई. तो पोटेंशियल क्या है? मान लो ये एम मास है इंटू जी और ये कैपिटल एच, प्लस काइनेटिक क्या है? जीरो है ना, तो हाफ इंटू एम इंटू जीरो का होल स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी मैं मान लो इसे टी लिख दूं एट पॉइंट ए क्या है?
स्मॉल m कैपिटल M G into H, ठीक है। अब जरा सा यहाँ पे इमेजिन करिए, अब जब ये क्या होगा, यहाँ से इशू आएगा ना, आप यहाँ से इसे छोड़ोगे, यहाँ से छोड़ोगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो यहाँ बीच में कहीं पोजीशन पे, मान लो यहाँ पे क्या स्थिति है इसकी। अच्छा, यहाँ पे जब नीचे आ रहा है तो हाइट उसकी यहां से कम होती है, पहले h थी, अब मान लो कुछ स्मॉल h बची है। कितनी बची है? स्मॉल h। यहां पे कुछ स्मॉल h ही बची है, ठीक है। और ये पॉइंट ले लिया मैंने, सम पॉइंट C, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट C वो क्या होगी भाई? अब नीचे आते आते ना दोस्त, जब ये यहां से यहां आ रहा है, अब तक इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, कुछ तो इसकी वेलोसिटी हो गई। तो अब क्या हो जाएगा? स्मॉल m g इंटू स्मॉल h, है ना, हाइट प्लस हाफ ऑफ m v स्क्वायर, कुछ भी वेलोसिटी हमने मान ली। अच्छा, अब ये फिर जब मीन पोजीशन पे आया तो टोटल एनर्जी, लेट अस से अब यहां पे आ गई है ना, m पे आ गया, तो टोटल एनर्जी एट m क्या हो जाएगा? यहां पे देखो भाई, हमने मीन पोजीशन से ही हाइट लेनी शुरू की थी ना, यहां से चला और यहीं पे आ गया। जहां से नापनी शुरू की थी वहीं से, जहां जिसके रिलेटिवली हम, जिसके सापेक्ष हम नाप रहे थे कि कितना ऊपर है, वहीं आ गया। तो अब h 0 हो गया, तो m इंटू जी इंटू 0 प्लस हाफ ऑफ m v एट m स्क्वायर। आप यहाँ पे ना v एट c स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे तो 0 ही थी। चलो ठीक, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ थी? यहाँ पे, यहाँ पे सारी की सारी पोटेंशियल ही थी। तो पोटेंशियल एनर्जी is maximum where at point A। कोई अभी एक और बात करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट पॉइंट M, एट पॉइंट M। काइनेटिक एनर्जी कहां है भाई? मैक्सिमम M पे। यहां पे सारी की सारी पोटेंशियल है और यहां पे सारी की सारी काइनेटिक है। अब कोई मुझे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बी पे क्यों नहीं है मैक्सिमम? हाइट तो सेम लग रही है मुझे पहुंचते हुए। तो अगर ये वैक्यूम होता, अगर क्या होता? वैक्यूम होता। वैक्यूम मतलब जहां पे जरा भी एयर नहीं है। इफ इट वॉज अ वैक्यूम, अगर वैक्यूम होता तब तो ये पूरी की पूरी एच पे आती, बी तक पहुंचती। अगर ये वैक्यूम होता तब तो ये पूरी की पूरी, ये बात याद रखिएगा, बी तक पहुंचती। लेकिन हो क्या रहा है? एयर रेसिस्टेंस है, हवा है ना। आपने ये चलाया पेंडुलम, अब इसके आसपास हवा है, यहां पे हवा है, यहां पे हवा है, यहां पे हवा है। जैसे ये हवा में से होकर गुजरेगा, पार्टिकल्स अपनी जगह से, या हो सकता है हवा इधर भी चल रही हो, पार्टिकल्स कोशिश करेंगे, क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मैं जहां हूं वहां पड़ा रहूंगा, until and unless you don't come and push me, until unless you don't come and force me। ये कोशिश करेगा ये यहां का यहां पड़ा रहे, लेकिन ये साहब इसको धक्का मारेंगे तो जैसे ही इसको टच करेंगे तो इसमें इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, ये जो लिए आ रहे थे, जब इनको इन्होंने धक्का मारा एयर पार्टिकल्स को, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गई? एयर पार्टिकल्स में। यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स हैं, भाई, ये जो एयर पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, व्हेन इट विल बी हियर, जब ये चल रहा होगा, तो ये एयर पार्टिकल्स will be resisting pendulum motion,
रेसिस्टिंग क्या, मेरे व्हील पे से होके क्यों जा रहे हो भाई? सो while contacting, जब इस पेंडुलम और एयर पार्टिकल का आपस में कोलिजन होगा, तब काइनेटिक एनर्जी will be transferred. किससे? पेंडुलम से एयर पार्टिकल में। पेंडुलम की कुछ भी थी, इसने कुछ एयर पार्टिकल्स को दे दी, अरे लगातार देता आ रहा है, रास्ते भर ही मिलते जाते हैं, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो है कौन खा रहा है? एयर पार्टिकल। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर एक ब्लॉक को जाके ब्लॉक मारता तो ये भागता हुआ मुझे दिखाई देता, तब तो मुझे समझ में आ जाती कहानी। लेकिन एयर पार्टिकल के केस में ना तो मुझे पहले दिख रहा है, ना तो अब दिख रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि जितनी एनर्जी यहां पे थी या जितनी यहां पे थी उतनी यहां पे नहीं है, ट्रांसफर हो रही है एयर पार्टिकल्स में। किसमें हो रही है? नीचे आ रहा है तब भी ये मिल रहे हैं, इधर से जा रहा था तब भी मिल रहे हैं, इधर धीरे धीरे ये ट्रांसफर होती जा रही है उसमें। ठीक है, इस कारण से कुछ ही देर में आफ्टर सो, ठीक है, अब ये फिर यहां पे आएगा। इसका अगर आपको समझना है तो पहले यहां तक आएगा, अगली बार यहां तक आएगा, फिर यहीं तक जाएगा, फिर अगली बार और यहीं तक आएगा, फिर यहीं तक जाएगा, फिर यहां तक आएगा, यहीं तक जाएगा, करते करते अंत में यहां पे रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो टोटल एनर्जी थी वो ट्रांसफर होती गई। सो द टोटल एनर्जी, द आंसर, टोटल एनर्जी, इसको मिटा लेते हैं जरा सा, मिटा लेते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया। सो द एनर्जी ऑफ pendulum is slowly getting transferred to air particles. Air particles. In form of what? In form of kinetic energy. तो जैसे जैसे वो जैसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता जा रहा है, उनको हटाने में आके इकट्ठे हो जाते हैं, हटाने में फिर उसको धक्का मारा तो उस पर कुछ काम किया, हो क्या रहा है? एक्चुअली यही हो रहा है ना, ये इधर आ रहा है बेचारा, बीच में एयर पार्टिकल पर, इसमें इसको धक्का मारा, वो डिस्प्लेस हो गए, तो कुछ काम किया। सो इफ यू आर डूइंग सम वर्क, देन यू आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी। So slowly what you are doing, you have transferred whole of your energy and you have come at rest. So this is how a pendulum's energy transformation or the journey of a pendulum can be described. Okay, and the energy is conserved. Energy is conserved. जो इसकी यहां थी, धीरे धीरे जो इसमें अपनी खत्म नहीं हुई एनर्जी, कंजर्व रही, ट्रांसफर हो गई। किससे? पेंडुलम से एयर पार्टिकल्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड रेफरिंग टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। So friends, now again we will be doing question number 16. Question number 16 says that there is a block or there is a body of mass m. Mass m की कोई नहीं, body है। मास m की एक बॉडी है और वो ना v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, कहीं भी मालूम, सरफेस पे कहीं पे। तो बोला हाउ मच वर्क शुड बी डन, हाउ मच
अच्छा कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। हाउ मच वर्क शुड बी डन, शुड बी डन, ये शुड इसलिए लिखा है, आसानी से लिखा जाता है, टू स्टॉप दी बॉडी। स्टॉप मतलब कोई भी आगे ना बढ़े, वेलोसिटी इसकी 0 हो जाए। एक बात ने इसमें बहुत काम की है, क्या, कि वेलोसिटी ना कांस्टेंट है। इफ देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी विद द टाइम, सो व्हाट डू यू इन्फर, आपको क्या समझ में आता है इस बात से कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ? दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, देयर इज, क्वेश्चंस को ना पढ़ के जरा सा आप लोग एक्सप्लेन करना सीखें, और उसका इनहेरेंट पॉइंट, देयर इज नो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन, एंड इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन दैट मींस देयर इज नो फोर्स। इस बॉडी के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब उसने एक और बात आपसे बोली है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से ये अभी ना पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए पे है, विद द टाइम पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, तब भी इसकी वेलोसिटी v ही है और मास m ही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो विद द टाइम जहां पे भी पहुंच जाए उसकी वेलोसिटी वही रहने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दो जरा भाई, क्या है शुरू में, काइनेटिक एनर्जी k into E, that is what, half of m into v square, यही होती है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब ना एक वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी क्या थी, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द चेंज इन द, स्पेशली ऑब्वियसली विदाउट, नॉट इन इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी भाई जा रहा है, the change in the kinetic energy of the object is equal to what, the work done, work done। तो एक काम कर लेते हैं पहले, if you have to, let us say कि एक पॉइंट C आया, let us say at a point C, V is what, 0। फाइनली हमने इसको रोक ही लिया, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप दिस। लेट अस अज्यूम कि हमने सी पॉइंट पे इसको रोक लिया, तो आपको अगर वर्क डन टोटल निकालना है तो आपको क्या निकालना है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज डेल्टा, कैपिटल के कैपिटल ई, डेल्टा के, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज, ये याद रखेंगे, आपको काम आएगा आगे भी, ठीक है। डेल्टा मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो होता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की क्या स्थिति है, हाफ ऑफ m इंटू 0 का होल स्क्वायर, रोक दी हमने, कुछ बचा ही नहीं उसमें वेलोसिटी में, माइनस इनिशियल क्या है, हाफ ऑफ m इंटू v स्क्वायर, क्या है माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। आपको काम कितना करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू वर्क डन। बाहर से जितना काम होगा उसके बराबर ही होता है, किसके बराबर, डेल्टा के ई के।
काइनेटिक एनर्जी में जितना भी चेंज आ जाएगा वो वर्क डन के बराबर है, और वो क्या है, माइनस। इसका मतलब क्या है भाई, कभी प्लस पॉजिटिव हो सकती है, वी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, हाफ पॉजिटिव ही है, तो आपको मतलब वर्क डन इज नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन क्या बताता है हमें? नेगेटिव वर्क डन हमेशा ये बताता है कि जिधर फोर्स लग रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट उसके खिलाफ हो रहा है, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसमें क्या होता, बेचारा यहां जा रहा था, बॉडी इधर जा रही थी, आपने जबरदस्ती ना उसको रोका, रोकोगे तो क्या करोगे, उसके खिलाफ ही तो लगाओगे, उसके खिलाफ ही तो लगाओगे फोर्स, खिलाफ फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन खिलाफ पैदा होगा, जब उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट एक्सेलरेशन पैदा होगा तो वही उसकी वेलोसिटी को विद द टाइम कम करेगा। वेलोसिटी तभी तो कम होती है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो या नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी वेलोसिटी कम होगी। तो वर्क डन विल बी minus half mv square, and it is obvious that it will be opposite to direction of velocity भी कह लो आप, या आप कह लो डिस्प्लेसमेंट। दोनों के खिलाफ रहा साहब, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों के खिलाफ ही आपने फोर्स लगाया, मतलब वर्क डन किया। डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क डन, सॉरी फोर्स इधर है तो वर्क डन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट इधर होता और फोर्स भी इधर होता तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आ जाता। सो थैंक यू, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड रेफरिंग टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। Question number 17 asks you that, let us say you are driving the car, आप कार ड्राइव कर रहे हो या आप स्कूटर ड्राइव कर रहे हो या आप साइकिल ड्राइव कर रहे हो, वो किसी स्पीड पे चल रही है, तो बोला है कि अगर उसे रोक देना है तो कितना वर्क डन है। जो पिछला क्वेश्चन नंबर 16 किया, दैट इज अ अनॉमली टू इट। नाउ यू हैव सम फिगर्स, नथिंग। साहब ये कार है, कार में अच्छी बनाऊं ना बनाऊं, इतना आप समझ अवश्य जाएंगे। लाइट बना देते हैं जरा कार की, है ना, so that you don't feel bad that I have a very good car and you did not make it well. तो एक कार है, ठीक है, और कार जो है सड़क पे जा रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है शुरू में, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड इट्स मास इज व्हाट, 1500 केजी, 1500 केजी की कार, ठीक है, सड़क पे जा रही है। बोला बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि ये रुक जाए। पहले ना इसको MKS SI यूनिट्स में ले लेते हैं। तो मास इज व्हाट इज मास, मास आपका आ गया भाई 1500 केजी। सबसे पहले वेलोसिटी क्या आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू 1000, मीटर में चेंज कर लेते हैं, आवर किसमें चेंज कर लें, मीटर पर सेकेंड में आता है ना, तो 3600 सेकेंड्स, एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं ना, एक आवर में, एक घंटे में 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 60 इंटू 60 3600, एक्चुअली ये होता क्या है, ये 60 इंटू 5/18 होता है, ठीक, सही है। चलिए जी, 60 किलोमीटर पर आवर था ये, और इसको आप, तो 6 3 जा and 6 10 जा
इट इज व्हाट 50/3 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या करते हैं ना, अभी इसको चेंज नहीं करते, वैसे देखेंगे आगे क्या निकल के आता है। ठीक है, फाइनली जो है आपकी कार जो है, फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक, सो द वर्क डन, जैसा मैंने आपको बताया, एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम, एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम, work done is what equal to work done equal to change in kinetic energy. So what is delta K? मैंने आपको बोला था डेल्टा को हमेशा याद रखना। डेल्टा is what? डेल्टा means change. डेल्टा means what? Change. ठीक है सर, क्या होगा, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ये तो होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो है भाई। फाइनल क्या है, फाइनल हो गई आपकी हाफ ऑफ 1500 इंटू 0 इंटू 0। ठीक है, फाइनल यही है ना। इनिशियल क्या है, हाफ 1500 इंटू 50/3 का होल स्क्वायर। चलो भाई, पहली बात तो ये हो गई कि ये आ गया नेगेटिव, आ गई है, क्या आ गई, नेगेटिव। हाफ ऑफ 1500 इंटू ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 9। आप जब इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, देन यू विल गेट दी आंसर ऑफ इट, एंड द आंसर इज मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में विश्वास नहीं करता हूं, ठीक है, बट द माइनस साइन इज व्हाट डज माइनस साइन सेज, माइनस साइन सेज दैट कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन बट द वर्क डन इज इन दिस डायरेक्शन, वर्क डन इधर है, और कार का मूवमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या कह दो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन वर्क डन इधर है, क्यों, नेगेटिव, इसीलिए वर्क डन क्या है, नेगेटिव आया है, वर्क डन नेगेटिव आया है। आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.08 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ जूल, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, नेगेटिव आया है, नेगेटिव मीन्स द वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट द मोशन। जाहिर सी बात है, कोई कार आपको मारने आ रही है, लेट अस अज्यूम कि आपको कार ना टक्कर मारने आ रही है, तो क्या करोगे आप, रुकोगे ना। कुछ साइकिल वाला आपको मारने आता है, ये साइकिल आ रही मारने आपको, आगे कर दोगे, कोशिश करते हो ना उसे पीछे करने की, तब भी वो घसीटे जा रही है आपको दबा दिया उसने लाके, मूवमेंट इधर हुआ, फोर्स आपने उधर लगाया, तो वर्क डन नेगेटिव। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, थैंक यू। So now question number 18. Question number 18 has given you 3 situations. ये ना आपके पास एक ब्लॉक है, इस पे ना फोर्स लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की तो एक ही डायरेक्शन है, ये इधर की तरफ जा रहा है, फोर्स कभी तो ऐसे है, ठीक है, कभी ऐसे भी है केस में,
फोर्स ऊपर भी है, डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ है, ठीक है। और एक और सिचुएशन दी है जिसमें ऐसे है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा, ठीक है। 3 सिचुएशंस दी हैं। अच्छा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये बात आपको क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होने पे फर्क पड़ेगा, बात पक्की है, और फोर्स की डायरेक्शन होने पे भी फर्क पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट तो एक ही तरफ है इसमें, पहले केस में। पर वर्क डन क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क डन फर्स्ट। वर्क डन is force into the displacement in the direction of force. Displacement in force direction. सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, धक्का यहां दे रहा हूं, ये धक्का यहां दे रहा हूं, चल इधर रहा है, समझ रहे हो ना आप बात को। धक्का यहां दे रहा हूं, चल इधर रहा है, ऐसे में वर्क डन नहीं हुआ। धक्का यहां दे रहा हूं, चल इधर रहा हूं, यस, इधर ही फोर्स, इधर ही डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी डन। धक्का यहां दे रहा हूं, चल इधर रहा हूं, गॉट माय पॉइंट। धक्का इधर दे रहा हूं और चल इधर रहा हूं, नेगेटिव वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो पहले केस में क्या है, द एंगल इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एट अ राइट एंगल, 90 डिग्री। जीरो, द वर्क डन इज 0। दूसरी सिचुएशन में जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, सो वर्क डन इज पॉजिटिव, जिधर फोर्स था उधर डिस्प्लेसमेंट था। तीसरे केस में फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, सो वर्क डन इज, समझ में आया ना। फोर्स की डायरेक्शन मैंने ये ले ली, ये पॉजिटिव है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है। इस केस में मान लो डिस्प्लेसमेंट मैंने पॉजिटिव ले लिया तो फोर्स नेगेटिव है, ये फोर्स एक्चुअली फोर्स है, तो क्या आएगा, तो पहले केस में 0, दूसरे में पॉजिटिव और तीसरे में नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच। So now we have question number 19. Question number 19 is more about the forces chapter, forces and laws of motion. फिर भी इसे करके देखते हैं। इसमें क्या क्या रहा है, इसमें सोनी कह रही हैं, सोनी है कोई कह रही है, उनकी बात सुनिए, आप अग्री करते हैं तो हाँ कहिए, वरना कहिए आप बकवास कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ काम की बात कह रहे हैं। She is saying that there can be a zero acceleration, there can be a zero acceleration even though a lot of forces are working on object। कह रही हैं कि एक्सेलरेशन तब भी 0 हो सकता है। जनरली क्या है, जनरली हम जो न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, हमने पढ़ा, अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा, जिसने ये पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 2 पढ़ने वाले हैं, मोनी और सोनी। मोनी ने पढ़ा ये,
मोनी ने पढ़ा ये फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, कि किसी बॉडी पे कोई फोर्स है तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो फटाक से दिमाग क्या है, फोर्स है तो वहां एक्सेलरेशन जरूरी हो गया। दिमाग में क्या आएगा कि कहीं पे अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन मस्ट हो गया। अब सोनी ने क्या पढ़ा, सोनी ने भी यही पढ़ा, लेकिन उसने इसको मालूम क्या पढ़ा, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसने क्या पढ़ा था, ओनली फोर्स। एक चीज मिस हुई और दुर्घटना घट गई। सही क्या है, सही ये है, एक बॉडी पे अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है कुछ, तो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन आ ही जाएगा। जिधर अनबैलेंस्ड होगा उधर आ ही जाएगा। एक केस देख लो आप, एक बॉडी ले लो, 3-4 केसेस ले लेते हैं। मैंने क्या किया, 10 न्यूटन लगा दिया इधर, तो बताओ ये बॉडी में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? विल देयर बी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन यस। क्यों? 10 न्यूटन का अनबैलेंस है, इस दिशा में 10 न्यूटन का अनबैलेंस फोर्स है, किसी ने आके इसको बैलेंस नहीं किया। आओ जी दूसरी सिचुएशन देख लो, ये था 10 न्यूटन, इधर से भी आ गया 10 न्यूटन, 10 और 10 आपस में मिलके ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। मतलब कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, नो अनबैलेंस्ड फोर्स। और जब फोर्स ही 0 हो गया तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? होगा ही नहीं। एक और केस देख लो, बड़ा बेहतरीन सा केस देख लो, नहीं समझ में आ रहा है अगर तो 50 फोर्स ले लो, मैं तो कहता हूं 50 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये लो, ये लो, इसको हवा में लटका लो, नीचे एक फोर्स F1 रख लो, ऊपर भी लगा दो F1, नीचे इधर F2 रख लो, ठीक है, इधर भी लगवा लो F2, ठीक, इधर एक F3 लगा लो, कौन मना कर रहा है, इधर भी लगा लो F4, और ये कह दो कि F3 इज इक्वल टू F4, F2 इज इक्वल टू F2 है, यहाँ पे F1 के बराबर है। कितने फोर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस तो 6 हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स है क्या? इधर की बात कर लेते हैं, इधर पे क्या है? F3 प्लस F2 इज इक्वल टू व्हाट? F4 प्लस F2, क्योंकि हमने बोला है कि F3 और F4 आपस में बराबर है। इधर का मामला खत्म, तो 0 फोर्स, तो 0 एक्सेलरेशन। ऊपर की बात देख लेते हैं, F1 इज इक्वल टू F1, तो 0 फोर्स, 0 एक्सेलरेशन। तो ऐसा हो सकता है कि फोर्सेस तो 50 लगे हैं, लेकिन अनबैलेंस फोर्स कोई भी ना हो, इधर से भी धक्का, इधर से भी धक्का, और हम जो यहीं कहीं पड़े हुए हैं, इधर से भी धक्का, इधर से भी धक्का, हम यहीं कहीं पड़े। फोर्स तो दो, अनबैलेंस कुछ भी नहीं। If there is no unbalanced force, there will not be any acceleration. This is how Sony is right. So सोनी जी जो है सही कह रही थी, सोनी सही कह रही थी। थैंक यू।